उत्पादन वाले चैप्टर में, खाद्य संसाधन वाले चैप्टर में हम लोगों ने आज अपना नेक्स्ट टॉपिक लिया है फसल उत्पादन प्रबंधन। कोई भी अगर आपने फसल उत्पादन कर लिया है तो उसको किस तरह से हम व्यवस्थित करें, कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसे कैसे हम बेच सकते हैं, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले फसल उत्पादन मैनेजमेंट प्रबंधन में हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में कि कैसे इसे मैनेज करता है। तो देखिए, फसल उत्पादन का प्रबंधन उपयोगी है अलग से खेती और कृषि कार्य की तकनीकी से। कि किस लिए उपयोगी है, कैसे उपयोगी है फसल उत्पादन का प्रबंधन? अलग से खेती और कृषि कार्य के तकनीकी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? और यह सीधे संबंधित होता है किसान की आर्थिक स्थिति से। देखिए, आप कितना भी बड़ी खेती करना चाहें, बहुत कुछ आपके मन में जज्बा है, आपके मन में इच्छा है कि काम करना चाहते हैं, पर अगर किसान के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो सारे कार्य करेगा कैसे? क्योंकि खेती करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। पहली बात, खेत होने चाहिए। आज जमीनें खेत इतनी महंगी महंगी हो गई हैं तो कोई किसान ले नहीं सकता। तो क्या इसके लिए भूखों मरना है सबको? नहीं, उसकी भी व्यवस्थाएं हैं, उसके भी रास्ते हैं। बस ये है कि वो धीरे धीरे होगा और क्या। लेकिन जिनके पास अपने पास खुद के खेत हैं तो कैसे, कई ऐसे खेत होंगे नदियों के किनारे होंगे, कट के गिर जाते हैं। कई ऐसे खेत होंगे जहाँ पे आपने बुआई तो कर दी पर दूसरे या अपने ही गांव क्षेत्र की जो भी गाय भैंस हैं वो रात को या दिन को चरने चले जाते हैं, वो पूरा चर लेते हैं, तो पूरी सुरक्षा करी। तो ये सब डीमेरिट हैं खेती किसान के। एक बेमौसम वर्षा हुआ, आप देखिए ये भादों का महीना चल रहा है, कहते हैं सावन से भादों कमजोर नहीं होता। सावन में पानी बरसना नहीं था, सावन ने पानी नहीं इस साल बरसाया तो भादों ने भी कसम खाया कि हम भी पानी कर देंगे। तो देखो इस बार भी भादों में भी बहुत अच्छी जल वर्षा तो नहीं हुई। ठीक है, खास करके लिए मैं बात कर रहा हूँ अपने इस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई है इस बार। ठीक, और जगह अच्छी हुई होगी, ज़्यादा हुआ होगा हम नहीं कहते हैं, लेकिन अपने इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के किसानों के लिए तो प्रॉब्लम कर दिया। अगर ट्यूबवेल ना हो तो उनकी सिंचाई भी ना हो। तो बात इसकी हो रही है कि आर्थिक स्थिति ट्यूबवेल के लिए, ट्रैक्टर के लिए या और भी जितने तक हमारे यंत्र तंत्र हैं उन सबको लेने के लिए किसान की आर्थिक स्थिति का बड़ा महत्व होता है। तो आर्थिक स्थिति, किसान को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होना। अच्छा, ये तो हो गई आर्थिक स्थिति। उसके बाद किसान को जानकारी भी बहुत सारी होनी चाहिए, कृषि डॉक्टर से या ऐसे कुछ चीज़ों से अपडेट होना चाहिए। अब तो देखिए खेतों में जो फसल आपके हैं कीड़े लग गए या किसी तरह के, पत्ती तोड़िए, फोटो खींचिए और भेज दीजिए गूगल के पास। गूगल आपको सारे रोग बता देगा, किन दवाओं का छिड़काव करना होगा ये बता देगा। क्या पहले किसानों के पास था? नहीं था। तो धीरे 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 विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान किसान के पास खेती के लिए, किसानी करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए अधिक जानकारी होना चाहिए, न्यूज़पेपरों में अपडेट होते रहना चाहिए। तकनीकी का उपयोग के साथ ही प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि को भी यह करता है। अगर आपने अच्छी तकनीकी किया और मतलब अच्छे यंत्रों का उपयोग किया, समय से बुआई कटाई आदि हुए, तो आपके प्रति एकड़ जमीन में कितना उत्पादन हुआ इसकी पता चलता है कि इससे आपने मेहनत किया। अब आता है किसान यांत्रिक तकनीकी के उपयोग, यंत्र को यांत्रिक तकनीकी के उपयोगी यंत्र को खरीदने की क्षमता। अब देखिए, सभी किसान के पास सारी चीजें तो खरीदने की क्षमता नहीं होगी। अगर एक किसान को देखिए तो उसे एक ट्रैक्टर लेना हो, पहले तो खेत बनाना हो, और एक किसान को ठीक ठाक खेती करने के लिए कम से कम 5-7 बीघे जमीन की जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए। सब्जियों को उगाने की बात हम नहीं कर रहे, खेती, गेहूँ, चावल, दाल, अरहर, इन सबको पैदा करने के लिए 5-7 बीघे कम से कम की आवश्यकता होगी। तो खेत आपके पास होने चाहिए। इस महंगाई में तो खरीद ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, उनमें फसल उत्पादन की अच्छी जानकारी होने के साथ अच्छी तकनीकी होनी चाहिए, मतलब यंत्र तंत्र होने चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, ठीक, उसकी खेत की कटाई करने वाला हो, बीज की बुआई करने वाला हो, ठीक, सिंचाई करने के लिए इरिगेशन की भी अच्छी व्यवस्था हो। तो ये सब मतलब किसान के आर्थिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती है और इसकी जानकारी भी किसान को होनी चाहिए और ये सब वह खरीद सके और अलग तरह की खेती करने की उसके पास क्षमता हो, अनुकूलता हो, पैसे इन्वेस्ट कर सके तथा अधिक उत्पादन का वह प्रयास स्वयं सोचता हो। उसके मन में भी यह बात हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना
है। ये नहीं कि खा के सो रहा है वो ना। ठीक है, 4 दिन काम किया है, 2 दिन आराम करने के लिए काम करिए, एवरेज से काम करिए, सब कुछ चलाइए। कृषि कार्यों को 3 प्रकार से भारतीय कृषकों द्वारा निष्पादित किया जाता है। 3 तरह के भारतीय किसान होते हैं। एक लघु कृषक, जिसे हम वेरी स्मॉल फार्मर कहते हैं, नहीं पैसा न लगाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाना, मतलब न तो उनके पास पैसा है न कुछ है, लेकिन वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से किसान हैं? जो गरीब लोग ऐसे हैं, वो जा करके किसी दूसरे की खेत को अधिया तिहाई पर ले लेते हैं। किस पर ले लेते हैं? 50% पर या 1/3 पर। तो वो कहते हैं मालिक से अपने कि आप हमको खेत दे दो, हम आप उसकी जुताई, बुआई, रखाई सब करेंगे, कटाई करेंगे और आपको हम फसल देंगे। अगर अधिया पे है तो आधा है आपका, आधा हमारा। कुछ पैसे आप दे देना, जैसे सिंचाई के दे देना, खाद पानी के दे देना, ठीक है, इनके आप शेयर दे देना, आधा आधा हम दे देंगे। बाकी जुताई हमारे तरफ से होगी, रखवाली हमारे तरफ से होगी, कटाई हमारे तरफ से होगी और मड़ाई वगैरह भी हमारी तरफ से होगी। कहीं कहीं मड़ाई के लिए दे भी देते हैं मालिक। फिर उसके बाद आपको आधा हम दे देंगे और आधा हम दे देंगे। तो देखिए उसमें किसान ने क्या किया कि एक पैसे नहीं लगाया, लेकिन थोड़ी सी अपने जीविकोपार्जन के लिए, स्टैंड अप करने के लिए, आगे बड़ा किसान बनने का एक रास्ता तो खुल जाता है इनसे ना। ऐसे करके वो 2-4 बीघे ले सकता है। अगर उसने 4 बीघे लिया और अधिया पे पाया तो 2 बीघे का हिस्सा उसको पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये होता है नो कास्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस। इसमें कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन धीरे से खेती में वृद्धि कर लिया। दूसरा होता है आपका सीमांत कृषक बाई स्मॉल फार्मर, जो थोड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं और क्या करते हैं, लो कास्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस, वो कम पैसे में अधिक प्रैक्टिस करना सीखते हैं। ठीक है, मतलब कम पैसा लगाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। तीसरे हैं प्रगतिशील कृषक, जिनके पास खूब पैसे हैं, बाय फार्मर्स आर इन द लार्ज फार्म्स, ठीक, जिनके पास अधिक पैसे हैं। हाई कास्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस, इसे कह सकते हैं हाई कास्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस, हाई कास्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस। ठीक, तो ये भी आप कर सकते हैं, ज्यादा पैसा लगा करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं ना। इसके साथ साथ तब आप क्या करेंगे, फलों की भी खेती कर सकते हैं ना। खेती किसानी के साथ जब पैसे आपके पास खूब आ जाए तो फलों की खेती कर लीजिए, नींबू की खेती कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं ना। ठीक, समझ में आ रहा है। अब क्या करा, अधिक लागत अधिक उत्पादन में अच्छे किस्म के बीज होने चाहिए। अगर आपको ज्यादा उत्पादन चाहिए तो आपका बीज अच्छा ना दे जिससे उत्पादन मिले। साथ ही आधुनिक खेती व्यवस्था होनी चाहिए, आस पास आधुनिक खेती करने की व्यवस्था होनी चाहिए और आधुनिक यंत्र और तकनीकी का उपयोग करना आपको आना चाहिए। कह रहा है फसल उत्पादन प्रबंधन में 3 बातें, निम्न बातें आती हैं। पहला आता है पोषक प्रबंधन, दूसरा आता है सिंचाई प्रबंधन, तीसरा आता है फसल व्यवस्था प्रबंधन। फसल व्यवस्था प्रबंधन कह सकते हैं। ठीक, पहला हम पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं। देखिए जैसे पृथ्वी पर सारे जीवों को जीने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से पादपों को वृद्धि, उपापचयी क्रिया तथा विकास के लिए भी क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, पोषक पदार्थ चाहिए होता है। पादपों को ये पोषक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं, हवाओं से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, पानी से। ये यही इन्हीं से हमको भी मिलते हैं, मानव को भी मिलते हैं। कुल 40 प्रकार के पोषक तत्वों को पादपों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से 16 बहुत ही आवश्यक हैं जिनको मिलना चाहिए। ठीक है ना, 16 तो बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से इन 16 को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इन पोषक पदार्थों की जो 16 कैटेगरी हैं जो हमको बहुत नीड है, उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है बृहद पोषक तत्व जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अब इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।